हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो थंबनेल में तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स, जी हाँ, अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो है आपका कृषि। भारत को कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है क्योंकि इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात करें पुराने डाटा के लेकर के, तो चलिए उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। 1993-94 में राष्ट्रीय आय में कृषि की भागीदारी 28.24%, उद्योग 26.73% और खनन 3.26% था। विनिर्माण की बात करें तो 14.59% और सेवाओं की भागीदारी 44.76% थी। इस तरह भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत दिए गए विकल्पों के अनुसार कृषि है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, उद्योग, कृषि, जंगल और विदेश व्यापार। अगर यहाँ पे आपको सेवाएं दिया जाता है, यानी कि सेवाएं तो ऑप्शन में आपको है ही नहीं, तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर वो क्या हुआ है, आपका कृषि हुआ। क्योंकि सेवाएं के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो कृषि आता है। तो इसीलिए अब देख लीजिए क्वेश्चंस कब का है, इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, लेकिन अगर अभी की बात करें, 2018-19 की बात करें, तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है, 54.3%। विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 29.6 हो चुका है। और कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 16.1% हो चुका है। तो अगर अभी की बात करें तो कृषि का योगदान कितना हो गया है, तो 16.1। अगर बात करें कि 19-20 के प्रथम छमाही में योगदान क्रमशः कितना कितना हो गया था, तो उसमें और भी घट करके आपका 13.9 हो चुका था। तो यानी कि कृषि का सेक्टर से कम यानी कि घट रहा है, जो एक बहुत ही बेहतर स्थिति की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि अगर कृषि का 4-5% योगदान हो जाता है तो हम लोग डेवलप्ड कंट्री के एक श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से मेन आपको है कि अभी कृषि में कितना है, तो 16.1, और सर्विस सेवा क्षेत्र में कितना है, तो 54.3, और विनिर्माण में कितना है, तो 29.6। भारत की उन्नति संतोषजनक रही। तो भारत की उन्नति संतोषजनक रही कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक क्या समस्या है, तो असंगठित क्षेत्र। जी हाँ, असंगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है, मतलब जिनका हम राष्ट्रीय आय में गणना ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका एक तरह से कहीं भी डाटा जो है, आंकड़े किसी भी संस्था को प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। अगर राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़े की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र का योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है, जिसके कारण इस क्षेत्र से राष्ट्रीय आय की तुलना थोड़ा बहुत, क्या हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाएगा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रीय आय का समांकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSA द्वारा करता था है। CSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। और एक चीज़ और, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि है 11/12। ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति की जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
2, 3 और 4, क्योंकि देखिए तीव्र गति की जनसंख्या बढ़ रहा है जिसके कारण हम लोग अल्प विकसित में आएंगे। कृषि में आर्थिक निर्भरता के कारण कृषि में अभी भी हम लोग का जो निर्भरता है वो ज़्यादा है। और चौथा, औद्योगिक उन्नति की गति भी वो क्या है हम लोगों की अदर मतलब कि डेवलप कंट्री के मतलब बहुत कम है। तो ये तीनों है, केवल एक छोड़ दिया जाए, नियोजन की आवश्यकता से अल्प विकसित का कोई लेना देना नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। हाँ, मगर भारत जो है वो तेजी से विकसित कर रहा है, यानी कि ये बात कह सकते हैं। मेनली अगर आप बात करें तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 10% से नीचे आ जाता है तो आपको डेवलप्ड यानी कि अच्छे कैटेगरी में आपको दिया जाता है। अपवाद में एक ही देश देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड, जिसका क्या है मतलब कि 10% से ऊपर है, लेकिन वो क्या है तब भी डेवलप्ड कंट्री में यानी कि में वो आ जाता है। तो मगर ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 10% आपका योगदान या 10 से नीचे आ जाएगा ना तो आपको जीडी क्या बोलते हैं विकासशील देशों से हटा करके विकसित देशों की तुलना में किया जाने लगेगा। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः। तो भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकी के कारण और पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, यानी कि उपयुक्त में से डी आंसर आपका सही है। क्योंकि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारण अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकरण के साथ साथ पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि एक कारण है। पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही, जिससे बचत और निवेश के विपरीत रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदी वृद्धि दर जो संबंधित है वो जीडीपी से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगर बात करें तो प्रोफेसर राजकृष्णन ने 1981 में अमेरिकी एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? तो प्रोफेसर राजकृष्णन। और कब? तो 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोतों का आकार है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोतों का आकार अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगर बात करें कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है तो एक डाटा दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, सीमांत अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में आ जाएगा। अर्ध मध्य जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत जो होती है वो 10 हेक्टेयर से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन बी आपका सही है। अगर बात करें तो बिहार में कुल जोतों की संख्या कितना है? तो 16.41 मिलियन है, जिससे सीमांत यानी कि मार्जिनल जोत 1 हेक्टेयर से कम है, इसीलिए आपका क्या आता है? न्यूनतम से द्वितीय। जिनको पढ़ना होगा ये स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो किया जाता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब? तो 1965। और कृषि लागत मूल्य आयोग कब कर दिया गया? तो 85 में कर दिया गया। इसमें अगर बात करें तो कुल 23 फसलों का मूल्य की घोषणा की जाती है। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो अर्ध शोधन निवारण नियम लागू जो हुआ है वो 2005 में हुआ है। क्या होता है ये? तो अर्ध शोधन निवारण अधिनियम अगर बात करें 2005 में लागू हुआ और इसको पुनः संशोधित करके 2009 में क्या किया गया? लागू किया गया था।
यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 में आया और फिर 2013 से लागू हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब कब ये आया था, तो 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है। तो TRIMS से क्या बनेगा आपका, तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ट्रेड, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर होता है, जिसका हिंदी हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष कर दिया। तो अभी आपको क्वेश्चन में हम बता चुके हैं इसका आंसर कि 11-12 अब कर दिया गया। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। देखिए 2004-05 से बदल के 11-12 कर दिया गया। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो आपका है बिहार, ऑप्शन ए। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो वो भी कितना है वो आपका, तो वो भी आपका न्यूनतम ही माना जाता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग 18-19 की अगर बात करें तो 311 किलोवाट प्रति घंटा था, जो कि ये सबसे क्या माना है, न्यूनतम है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो कपास आपको आंध्र प्रदेश में ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर बात करें कपास का, तो अगर बात करें कि वर्ष 18-19 में अंतिम अनुमान के अनुसार सबसे ज़्यादा औसतन उत्पादन आंध्र प्रदेश में 617 किलोग्राम हेक्टेयर। अगर 18-19 में यही बात करें तो 501 किलोग्राम हेक्टेयर इसका था। तो सबसे टॉप पे आपका कौन हो गया। देखिए यहाँ पे एक राज्य नहीं दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे देखिए क्या है। जबकि राज्यों में शीर्ष स्थान राजस्थान है 754, तमिलनाडु 729 और हरियाणा 690। लेकिन यहाँ पे ना आपको ऑप्शन में राजस्थान है, ना तमिलनाडु है, ना हरियाणा है, जिसलिए आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ जाना पड़ा है। ऑप्शन डी आपका सही हुआ है। अगर ऐसे बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके पास कपास, तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो हरी सब्जी अत्यधिक खेती, गहन कृषि, जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बात करें तो हाइब्रिड सीड, चलिए जान लेते हैं। 20वीं शताब्दी में उच्च पैदावार विविध बीजों HYV हाइब्रिड सीड्स, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि ज्ञान से कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया गया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर डी माना है, जबकि उच्च उत्पादक कृषि कार्यक्रम हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई, विकल्प सी और डी दोनों होना चाहिए। तो अब देख लीजिए अब आयोग से आपको क्या करना है। आयोग डी माना है और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर बात करें तो कितना है, तो प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 386 किलोमीटर सड़क है। 386 नहीं, ये तो अगर बात करें 386 तो आपको राष्ट्रीय हो जाएगा, यानी कि टोटल भारत में बात करें तो।
अगर बिहार में बात करिएगा तो मात्र 181 हो जाएगा। 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत से, क्योंकि राष्ट्रीय में कितना है, राष्ट्रीय औसत निकाला जाता है तो 386 किलोमीटर प्रति 1 लाख व्यक्ति पे, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो 181 प्रति लाख व्यक्ति पे, तो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित क्या है? सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम की अगर बात करें तो 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ था। अगर बात करें सक्षमता उपगाम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्रता, कल्याण में बहुआयामी प्रकृति का विकास करना और व्यक्तिगत विषमता को दूर करना। और इसी सक्षमता उपागम हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को परिभाषित किया जाए, जो सत्य है वो श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो है वो श्रम क्या है, वो ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या की अधिक होने के कारण एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, तो है आपका कितना? देखिए क्या पूछा गया, कृषि और उससे संबंधित, तो वो कितना हो जाएगा आपका 15%। और ये क्वेश्चन कब का है, तो 2008 का है। ये भी मैटर करता है, तो कहीं कभी देख लीजिएगा नया क्वेश्चन है या पुराना क्वेश्चन है। नया वाला के हिसाब से डाटा आपका बदला हुआ मिलेगा और वही डाटा आपको याद करना है। अगर बात कर ले 19-20 की, तो ये जान लीजिए, चलिए 19-20 में आपका लगभग 16.1% है, आपको हम बता चुके हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत का जीडीपी में तो योगदान 16.1% है, लेकिन अगर बात करें श्रम शक्ति कितना लगा हुआ है, तो श्रम शक्ति अभी भी आपको 42% के करीब में लगा हुआ है। यानी कि 40% जनसंख्या किस पे निर्भर है, तो कृषि पे निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो शामिल नहीं है वो है आपका क्या, तिलहन। अगर बात करें इसके बारे में, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ वर्ष 2007-8 में रबी सीजन से एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 11-12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गेहूं, चावल, दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था, तो जिसमें तिलहन नहीं शामिल है। क्या शामिल है, तो गेहूं, चावल और दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? तो ये 2002-3 में ऐसा हुआ था। 2002-3 की अगर बात करें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थित मूल्यों पर नकारात्मक रही थी। नेक्स्ट एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो अगर बात करें तो इसमें जो आपका सही है वो है केवल एक, क्योंकि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा दिया तो जाता है, लेकिन ये शुरुआत 2007 में न होकर कब से किया गया था, तो ये 2004 से शुरू किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए थोड़ा इसके बारे में विशेष जान लेते हैं कि 15 जुलाई 2004 से आरंभ हुई योजना, जो औसत वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। कौन? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी। पहले
कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस जीआईसी के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब किसके द्वारा होता है? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड। अगर बात करें 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की गई, जो कृषि बीमा के कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आपको अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी में किसका किसका योगदान है, तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन कट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसमें अगर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, क्योंकि पूछा क्या गया है? तो माइक्रो लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी फर्स्ट उद्योग के अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? तो कितना दी गई है? तो 500 करोड़ दी गई है। ध्यान में इस चीज को रखिएगा, 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की सहायता होती है। मिनी रत्न, लघु रत्न बोलिए या मिनी रत्न बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। अब इसमें अलग अलग विभाग शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, कस्टम और संघ उत्पादित शुल्क। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सकल पूछा गया ना, सकल कर के राजस्व के मामले में, तो फिर से ऑप्शन देखते हैं। तो निगम कर के अलावा अन्य कर, फिर संघ उत्पादन शुल्क और फिर आएगा कस्टम। तो 1 2 4 4 3, यानी कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, 1 2 4 3। अगर इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर 18%, निगम कर 18% तथा आयकर क्या हो जाएगा? 17%। देखिए, प्रश्न में केंद्र सरकार के कर के आय के दो सबसे बड़े स्रोत केंद्रीय निगम कर और आय कर थे। यही दो कर आगम कर के संयुक्त रूप से दो सबसे बड़ा स्रोत। बजट अनुमान 2021 के अनुसार केंद्र सरकार के कर के आय के 3 स्रोतों में से वस्तु कर, सेवा कर, निगम कर तथा आयकर, इतना इतना आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका? तो राजस्व व्यय का। राजकोषीय घाटा है तो बजटीय घाटे का योग और सरकारी बाजार का ऋण तथा दायित्व, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या है जाएगा? ऑप्शन डी। बजटीय घाटा, बजटीय घाटा क्या होता है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार का ऋण तथा दायित्व की अगर बात करें, जैसे कि सीधा बोल सकते हैं कि कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय घटा दीजिए। कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को क्या माइनस कर, जैसे कि यहाँ पे कुल व्यय और कुल प्राप्तियां है ना, उल्टा दिया है। कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय घटा दीजिएगा तो आपका राजस्व घाटा सिंपल बजटीय राजकोषीय घाटा पूछा गया ना, तो तब तो नहीं होगा। ये तो आपका कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय अगर घटाइएगा तो यहाँ से तो आपको मिलता है बजटीय घाटा।
देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा आपका, तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी माइनस कर दीजिएगा तो होता है आपका प्राथमिक घाटा। क्या होगा प्राथमिक घाटा, तो राजकोषीय घाटा जितना आएगा उसमें से ब्याज अदायगी माइनस कर देने पे आपका बजटीय घाटा प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। फिर है बजटीय घाटा, तो कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय जितना आया उसमें से कुल खर्च घटा देंगे तो वही बजटीय घाटा होता है। और राजस्व घाटा, तो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय घटा दीजिए। और राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य दायित्व को क्या करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो 2011 और 12 के केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो किससे संबंध है संशोधित मूल्य वर्धित, तो उत्पादन कर से इसका संबंध होता है। क्या कहता है, तो उत्पादन शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 का ऐतिहासिक वर्ष रहा जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में वीपी सिंह वित्त मंत्री द्वारा 1 मार्च 1986 को मोडवेट लागू किया गया। मोडवेट यानी कि संशोधित मूल्य वर्धित कर भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है, तो आपका उत्पादन कर से है। और कब लगाया गया, तो 1986 में मोडवेट यानी कि संशोधित मूल्य वर्धित कर। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो सेवा कर 1994-95 में आपका शुरू किया गया। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे राजा चलैया समिति के संस्तुति पर 1994-95 में वित्तीय वर्ष की अवधि में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को क्या करना है, आपको मैच करना है। दिया है राष्ट्रीय कृषि नीति, समुद्री मत्स्य नीति, नवीन विदेशी व्यापार नीति और 7वां वित्तीय आयोग, और एक साइड में आपको वर्ष दिया गया है। तो चलिए इसको मैच करते हैं एक एक करके। तो राष्ट्रीय कृषि नीति की अगर बात करें तो ये होगा आपका 2000। समुद्री मत्स्य नीति की बात करें तो होता है 2004। नवीन विदेशी व्यापार नीति की बात करें तो हो जाएगा 2014। और 7वां वित्तीय आयोग हो जाएगा वो कितना, 1978। तो ए का आपका क्या हो गया 3, और बी का हो गया 1, फिर सी का हो गया 4 और डी का हो गया आपका 2। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ क और स्तंभ ख को फिर मिलान करना है। क्वेश्चन है कि ओपन जनरल लाइसेंस, ट्राइसेम, थोक मूल्य सूचकांक और नकदी रिजर्व अनुपात। तो ओपन जनरल लाइसेंस की अगर बात करें तो ये किसके साथ जाएगा, तो ओपन जनरल लाइसेंस मिलता है ये विदेशी व्यापार के लिए, तो एक जाएगा 2 के साथ। ट्राइसेम की बात करें तो वो होता है रोजगार से संबंधित, तो ये जाएगा आपका विदेशी व्यापार, ओपन जनरल लाइसेंस मिलता है। ट्राइसेम किसको हो जाएगा, तो ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक ये किससे संबंधित है, तो मुद्रास्फीति से। और नगदी रिजर्व अनुपात यानी कि ऋण नियंत्रण है, कैश रिजर्व रेशियो। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का तो 2, बी का फर्स्ट, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन ए ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने में तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो तदर्थ ट्रेजरी बिल को कब समाप्त किया गया था, तो 31 मार्च 1997 को। अगर बात करें तो एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1955 में हुई थी और कब समाप्त कर दिया गया, तो 1997 में।
ये क्या काम करता था? रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्मित होती थी तथा सरकार को अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करती थी। लेकिन क्या किया गया है? इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिड 50s में अपनाए गए महालोबिनिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे भी वही आधारित था। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आ गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ई ही सही होगा, ऑप्शन। अगर बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे तो ये 2 अक्टूबर 1952 कब चालू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को ध्यान में रखिएगा, डेट इसको मेंशन कर देते हैं। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। और इसमें कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली के सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, तो इसमें एक से अधिक इसीलिए लिया गया। देखिए क्या क्या आता है इसमें, कृषि के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा, पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। ये अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में 248 ब्लॉक में लागू किया गया था और 1964 तक चरणबद्ध पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो शुरुआत कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 और पूर्णतः टोटल जगह पे लागू हो गया 1964 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही है। 1980-85 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको 1999 में इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। किसको? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को, जो 80-85 के दशक में शुरू हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम शुरुआत हुआ था आपका राजस्थान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 1970-71 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था अंत्योदय। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान कब लागू किया गया था? जनता सरकार के द्वारा ये कब लागू किया गया था? तो 1978 से 80 के बीच में लागू किया गया था। देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी इन इट्स बॉर्डर सेटिंग, गुरनार मेंडल ने अपनी पुस्तक में रोलिंग प्लान विकासशील देशों के लिए अनुशासित किया, जिसे जनता पार्टी ने 78 से 80 द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, एक अर्थव्यवस्था के आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना। तो आपको बताना है कि चल योजना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो चल योजना के लिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे सही है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल, योजना 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित हो जाती है और 10, 15, 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो योजना अवकाश आपको इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 66 से 69 हो जाएगा।
11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन 2008 का है, क्योंकि उस समय चल रहा था तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से, तो 7 से 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण के चिन्हित मूल थिंक टैंक में नीति का पूरा स्वरूप है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है उसका। नेशनल इंटरनल होगा नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि करेक्ट आंसर 46 का जो हो जाएगा वो आपका कौन होगा? बी होगा। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। फिर है फुट 1, यानी कि स्तंभ क और स्तंभ ख को मैच करना है। भारत निर्यात आयात बैंक, भारत औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम और औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। तो चलिए इसको अगर मैच करने की बात करें तो मैच करते हैं। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक कब आपको हो जाएगा? तो 1982। तो ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो ए का सी, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पे सी में आपको ए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से। तो सी में ए आपको 2 ऑप्शन दिया है। चलिए डायरेक्ट सबको हम लोग मैच ही कर देते हैं, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कि भारत में औद्योगिक विकास, तो भारत में औद्योगिक विकास बैंक, तो ये हो जाएगा आपका आईडीबीआई का गठन कब हुआ? तो आईडीबीआई आपका 1964 हो जाएगा। तो भारत में औद्योगिक विकास इसका तो हो गया था आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक 82, भारत में औद्योगिक विकास बैंक तो 1964। भारत में औद्योगिक ऋण और निवेश, तो ऋण और निवेश बैंक की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका आईसीआईसी, तो 1955 हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तो 1987, ये आपका कौन सा हो जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका, अब चलिए देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगर बात करें तो देखिए, भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत 1982 में। उसके बाद अगर बात करें तो आईडीबीआई का गठन, तो आईडीबीआई आपको बता चुके हैं 64 में हुआ। उसके बाद आईसीआईसी पूछा गया है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, तो 1955 में हुआ। और फिर उसके बाद पूछा गया औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड, तो वो आपका कब हुआ? 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से किस किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि में आपको बताना है कि कितना, तो वो रखा गया था आपका 4%, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से? 12 और 17, लेकिन चली तो नहीं। इसमें कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए वार्षिक औसत दर कितना था? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपरोक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संकलित किया जाता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्त मूल्य सूचकांक, यानी कि करेक्ट आंसर केवल आपका 4 होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में आपका सीआरआर एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का विनियम, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो साख सृजन में इसके वृद्धि होगी जाएगी। ऑप्शन ए। क्योंकि अगर सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों का साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, तो भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में हुआ है।
विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो कहलाता है क्या? हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो आर एन मल्होत्रा कमेटी भी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से। ध्यान में रखिएगा। कब लगा मल्होत्रा कमेटी? तो 7 जनवरी 1994। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए अल्पकालिक उधार पर लेता है। नहीं लेता है तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। और फिर है कि रेपो दर वह ब्याज दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उसके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है? तो 1 और 2 दोनों आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगर बात करें तो आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह है जिस पर आरबीआई बैंक वाणिज्य बैंकों को बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थ में वाणिज्य बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है और आरबीआई मौद्रिक नीति के एक महत्वपूर्ण भाग। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो दोनों गलत होता है, ये सही है। नेक्स्ट है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर। तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। ईएएस, ट्राइसेम, जेआरबी और आरएलई, इन योजनाओं को लागू करने का सही कालक्रम क्या है? तो ये कब कब लागू किया गया? तो अगर बात करें ट्राइसेम का, तो ट्राइसेम कब लागू किया गया? ईएएस के बारे में तो हमको आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन ट्राइसेम कब लागू? तो ट्राइसेम आपको 80 के रेंज में 1980 के रेंज में आपको शुरू किया गया। उसके बाद अगर बात करें तो JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना, तो ये तो 1989 हो जाएगा। उसके बाद है RLEGP। तो RLEGP की बात करें तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। और फिर आपका है, तो अगर इसका ईस्वी की बात करें तो कैसे मैच करेंगे? तो ट्राइसेम आपका सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा RLEGP, और फिर आ जाएगा आपका जवाहर रोजगार योजना। ईएएस जो है वो आपका करीब लागू हुआ है 1993-94 में। रोजगार आश्वासन योजना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो भारत निर्माण का अंश कौन नहीं? तो कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन ए भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग। इस कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और आवासों का निर्माण शामिल है। कृषि आधारित उद्योग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल को निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। तो 55%। ऑप्शन ए आपका सही है। अगर बात करें योजना आयोग के लकड़वाला फार्मूला ने 93-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत 54.96 प्राकलित किया, और 2004-05 में बिहार में गरीबी रेखा 41.4 है। वहीं अगर बात करें तो सुरेश तेंदुलकर फार्मूले 2004-05 में 54.4% गरीबी रेखा तथा 11-12 में 33% साथ। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपका बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए। तो 60 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको एक ही वीडियो में हो या केवल आंसर बता कर जानकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को पेशेंस से देखें। लंबा वीडियो है लेकिन अच्छे तरह से, क्योंकि एक बार देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चंस और उसका आंसर के साथ साथ क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे आगामी कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा।
तो हम भी इसको एक वीडियो या 2 वीडियो में नहीं, अच्छे से 2 या 3 वीडियो में आपको करके दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।